जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसकी कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि पूरे देश में फैले पत्थरों पर लिखी हुई है। आज हम सम्राट अशोक के उन्हीं शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। सोचकर देखिए, साल है 2500 ईसा पूर्व। ना तो इंटरनेट है, ना ही फोन और कागज भी नहीं। ऐसे में सम्राट अशोक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपनी बात, अपने नियम, अपनी सोच को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया कैसे जाए। और उनका जो समाधान था ना, वो जितना सीधा साधा था उतना ही जबरदस्त भी। उन्होंने अपने संदेशों को सीधे चट्टानों और खम्भों पर खुदवा दिया। मतलब एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। समझिए कि ये उस जमाने का पत्थरों का इंटरनेट था। तो पत्थर पर लिखे इन संदेशों को बेहतर समझने के लिए इन्हें 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और हर एक हिस्सा अशोक की कहानी का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्य शिलालेखों से। ये थीं बड़ी बड़ी शाही घोषणाएं जिन्हें बहुत सोच समझकर साम्राज्य की सीमाओं पर लगाया गया था। इन शिलालेखों का फैलाव और इनकी खासियतें वाकई कमाल की हैं। जैसे पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ तो आंध्र प्रदेश में बिस्ट्रोफेटन स्टाइल में लिखा गया। मतलब एक लाइन सीधी तो अगली उल्टी, ठीक वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना विशाल था और वहां के लोगों की लिपियों का भी सम्मान किया जाता था। लेकिन इन सब में जो 13वां शिलालेख है वो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। इसमें उस कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया जिसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने उन्हें विजेता तो बनाया पर उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया, और यहीं से उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया। और उसी पश्चाताप का नतीजा था ये शक्तिशाली संदेश। जिन जगहों पर कलिंग युद्ध का जिक्र लोगों को तकलीफ दे सकता था, यानी ओडिशा के धौली और जौगढ़ में, वहां उस 13वें शिलालेख को हटाकर ये खास संदेश लिखवाया गया। ये उनकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी पब्लिक घोषणाएं। अब थोड़ा सम्राट के मन के अंदर झांकते हैं। लघु शिलालेख हमें अशोक के निजी जीवन और उनकी अपनी आस्था की एक झलक देते हैं। ये एक तरह से उनकी पर्सनल डायरी जैसे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि ज्यादातर शिलालेखों पर सम्राट का असली नाम था ही नहीं, बल्कि उनकी एक उपाधि लिखी मिलती थी, देवानाम पिया पियदस्सी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। अब इसी वजह से सदियों तक इतिहासकार हैरान थे कि भैया देवानाम पिया पियदस्सी आखिर है कौन। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली थी, और इसका जवाब कर्नाटक की एक छोटी सी जगह पर छिपा हुआ था। और फिर एक दिन मस्की में एक छोटा सा शिलालेख मिला जिसने इस सदियों पुरानी गुत्थी को एक झटके में सुलझा दिया। ये वो खोज थी जिसने भारतीय इतिहास को समझने का नजरिया ही बदल दिया। पहली बार उस शाही उपाधि के साथ एक नाम जुड़ा था, अशोक। बस इसी एक शब्द ने इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को हमेशा के लिए हल कर दिया। अब आते हैं तीसरे तरह के संदेशों पर, स्तंभ लेख। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े शानदार पॉलिश किए हुए खंभे थे जिन्हें साम्राज्य के दिल में, यानी मुख्य शहरों में, अधिकार और धर्म के प्रतीक के तौर पर खड़ा किया गया था। अच्छा, इन्हें भी हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तरफ थे मुख्य स्तंभ लेख जिनमें 7 नियम लिखे होते थे। ये एक तरह से साम्राज्य के पक्के नियम थे। दूसरी तरफ थे लघु स्तंभ लेख, जो किसी खास मौके या चेतावनी के लिए जारी किए गए अर्जेंट नोटिस जैसे थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है सारनाथ के स्तंभ पर। इस पर अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने की कोशिश करने वालों को सीधी और कड़ी चेतावनी दी थी। इससे पता चलता है कि वो धार्मिक एकता को कितना जरूरी मानते थे। और यही स्तंभ आज हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसके ऊपर बना सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे हजारों साल पुराना अतीत आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये वो संदेश हैं जो शायद अशोक की सोच का सबसे गहरा, सबसे जरूरी पहलू दिखाते हैं, सभी धर्मों के प्रति उनका सम्मान। बिहार की बराबर पहाड़ियों में अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाईं और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आजीवक लोग बौद्ध नहीं थे। उनका एक बिल्कुल अलग धर्म था। किसी राजा का दूसरे धर्म के अनुयायियों के लिए ऐसा करना उस जमाने में धार्मिक सहिष्णुता का एक असाधारण उदाहरण था। तो इन सब को मिलाकर, इन सारे अलग अलग शिलालेखों को जोड़कर
अशोक की विरासत की आखिर क्या तस्वीर बनती है? जब हम इन सभी संदेशों को एक साथ देखते हैं तो एक ऐसे शासक की तस्वीर उभरती है जो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जोड़ना चाहता था। पशु बलि पर रोक लगाकर उसने करुणा का संदेश दिया। धम्म महामत्ता की नियुक्ति करके उसने नैतिकता को शासन का आधार बनाया। सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कहकर उसने सहिष्णुता की नींव रखी। और कलिंग युद्ध के अपने पश्चाताप को पत्थर पर उकेर कर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया। यही अशोक की असली विरासत है। अशोक ने अपने विचारों को पत्थर में उकेरकर उन्हें समय से परे हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई एक संदेश पत्थर पर लिखना हो तो वो संदेश क्या होगा।